हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल कांत गौतम। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीएस के बारे में। उत्तराखंड जीएस, और ये जो आपका लेक्चर है उत्तराखंड की सारी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आपका चाहे पीएससी हो, ये आपका एपीओ हो, आरओ एआरओ हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो उत्तराखंड का, तो ये आपका लेक्चर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आधुनिक काल के बारे में। और एक चीज़ और है कि ये आपका जो एग्ज़ाम है ये फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो एग्ज़ाम की जो अप्रोच होगी हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो आपको सिर्फ इसमें बेसिकली रटना ही पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है, तो ये आप जान लीजिए। तो पहला है इसमें गोरखा शासन। तो गोरखा जो बेसिकली थे वो कहाँ के, नेपाल के थे, और ये काफ़ी लड़ाकू हुआ करते थे। और जो कुमाऊँ था, कुमाऊँ में आपके इस वक्त किसका किस राजा का राज होता था, ये चंद्रवंश जो था, चंद्रवंश। तो यहाँ पे ये कुमाऊँ पे इनका शासन चल रहा था। और इसकी जो स्थापना की गई थी चंद्रवंश की, ये आपकी बेसिकली की गई थी सोमचंद्र के द्वारा, सोमचंद्र के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। और ये 1020 से 25 ईस्वी के बीच में की गई थी इसकी स्थापना। तो यहाँ पे आपके कुमाऊँ में चंद्रवंश का शासन चल रहा था और इनकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। इसका लाभ उठाते हुए क्या किया, 1790 में 1790 में गोरखाओं ने कुमाऊँ पे अटैक कर दिया और उसमें उन्होंने अल्मोड़ा पे अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसमें देखिए सिर्फ रटना ही पड़ेगा आपको। तो पहले आपका क्या है, गोरखा जो थे वो बेसिकली कहाँ के थे, नेपाल के थे, काफ़ी लड़ाकू हुआ करते थे। और कुमाऊँ में जो आपका था वो चंद्रवंश का राज होता था। चंद्रवंश की स्थापना किसने की, सोमचंद्र ने की। ये 1020 से 25वीं ईस्वी के बीच में हुई थी। और इनकी स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं थी, इसीलिए 1790 में गोरखाओं ने इन पर हमला कर दिया और अल्मोड़ा को कब्जा कर लिया। उसके आगे है कि अल्मोड़ा पे कब्जा करने के बाद फिर 1791 में 1791 में इन्होंने गढ़वाल पे भी कब्जा किया, गढ़वाल पे आक्रमण किया। बट क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली ये हार गए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1803 में 1803 1803 में संधि के विपरीत जो अमर सिंह थापा थे और हस्तिदल चतुरिया, अमर सिंह थापा और हस्तिदल चतुरिया ये क्या थे, गोरखाओं के लीडर थे। मतलब उनके नेतृत्व में इन्होंने क्या किया, गढ़वाल पे फिर से अटैक किया। गढ़वाल पे इन्होंने आक्रमण कर दिया और ये काफ़ी सफल भी हुए थे। और जो आपके गढ़वाल नरेश थे प्रद्युमन शाह, ये आपके वहाँ से भाग निकले, ये श्रीनगर भाग गए थे प्रद्युमन शाह। फिर नेक्स्ट था आपका 1804, 14 मई 1804 को गढ़वाल नरेश, प्रद्युमन शाह और गोरखों के बीच में एक निर्णायक युद्ध हुआ। मतलब दोनों मैदान में आए और दोनों के बीच में युद्ध हुआ। और युद्ध आपका कहाँ पे हुआ था, ये देहरादून के खुड़बुड़ा के मैदान में। खुड़बुड़ा के मैदान में जब युद्ध हुआ तो इसमें क्या हुआ, प्रद्युमन शाह जो थे आपके नरेश थे वो शहीद हो गए, मारे गए। और इस प्रकार क्या हुआ, आपका कुमाऊँ और गढ़वाल दोनों आपका अंग्रेजों के गोरखाओं के पास चला गया। ठीक है, 1790 में इन्होंने पहला अटैक किया जिसमें इन्होंने कुमाऊँ पे कब्जा कर लिया था। कुमाऊँ का मतलब अल्मोड़ा पे। ठीक है, दूसरा इन्होंने जो निर्णायक युद्ध हुआ वो आपका 1804 में। इसमें क्या हुआ, कुमाऊँ और गढ़वाल दोनों किसके आधिपत्य हो गए, गोरखों के। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं कि गढ़वाल नरेश जो प्रद्युमन शाह के पुत्र थे वो कौन थे, सुदर्शन शाह। ये भी याद रखिएगा। सुदर्शन शाह ने फिर क्या किया, आपको गोरखाओं से लड़ने के लिए 1814 में इन्होंने अंग्रेज़ों को इनवाइट किया, आमंत्रण दिया कि उनके सहयोग से हम गोरखाओं को पराजित करेंगे। ठीक है, 1814 में फिर इन्होंने अंग्रेज़ों के सहयोग से गोरखाओं को पराजित कर दिया और गढ़वाल क्षेत्र को इन्होंने मुक्त करा लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या था, गढ़वाल तो आपका मुक्त हो गया लेकिन कुमाऊँ क्षेत्र अभी भी गोरखों के कब्जे में था। फिर आगे फिर होता है कि कर्नल निकोलस और कर्नल गार्डनर। तो ये आप दोनों के नाम याद रखिएगा। इन्होंने 1815 में कुमाऊँ के अल्मोड़ा को तथा जनरल ऑक्टर लोनी ने 15 मई 1815 को वीर गोरखा सरदार अमर सिंह थापा से मलाव का किला जीत लिया। ठीक है, कर्नल निकोलस और कर्नल गार्डनर ने।
आगे है 27 अप्रैल 1815 को कर्नल गार्डनर तथा नेपाली गोरखा बमशाह के बीच एक संधि हुई। संधि के तहत क्या हुआ, कुमाऊं की सत्ता अंग्रेजों को सौंप दी गई। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, 1815 में जो कर्नल गार्डनर थे, गार्डनर, इनको क्या था, इनके बीच इनकी और बमशाह की संधि हुई और वहाँ पे इन्होंने कुमाऊं की सत्ता अंग्रेजों को दे दी। फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट संधि हुई थी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, उत्तराखंड में भी, यूपी में भी, इवन यूपीएससी में भी आपके पूछा गया, जिसको सगौली की संधि बोला जाता है। और ये आपका 3-4 महीने पहले यहाँ काफ़ी न्यूज़ में था, क्योंकि हमारा नेपाल से कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, तो उस बीच में सगौली की संधि बहुत इम्पोर्टेंट, काफ़ी न्यूज़ में थी। तो अमर सिंह, सगौलिक संधि किसके बीच में हुई, अमर सिंह थापा के बीच में और अंग्रेज़ों के बीच में, है ना। अमर सिंह थापा कौन, गोरखाओं के लीडर। बट क्या हुआ, जो गोरखा थे इन्होंने सगौली की संधि को नहीं माना, बट इसीलिए 1816 में अंग्रेज़ों ने नेपाल पे चढ़ाई कर दी और काठमांडू के पास गोरखाओं को पराजित कर दिया। तो आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन में आई सगौलिक संधि, ये 1816 में आई। ठीक है, 1816 में सगौलिक संधि को स्वीकार कर लिया गया। अब इसकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या थे सगौलिक संधि के, तो पहला था आपका कि गोरखाओं ने जो आपका सदन सीमा थी उसकी निचली भूमि से अपना दावा छोड़ दिया। ठीक, सेकंड था गढ़वाल और कुमाऊं अब किसके पास चले गए, अंग्रेज़ों के पास चले गए। नेक्स्ट है आपका गोरखे जो थे वो सिक्किम से हट गए, तक काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना स्वीकार कर लिया गया। फोर्थ और इम्पॉर्टेंट जो थे, अब क्या हुआ कि ब्रिटिश सेना में गोरखों को भी भर्ती किया जाने लगा। इस पे एग्रीमेंट साइन हुआ, क्योंकि गोरखा जो होते थे वो काफ़ी काफ़ी लड़ाकू होते थे, काफ़ी हिम्मत वाले होते थे, इसलिए गोरखाओं को अंग्रेज़ों ने अपनी सेनाओं में भर्ती करना शुरू कर दिया। ये एग्रीमेंट साइन हुआ। फिर देखते हैं कि कुमाऊं और गढ़वाल पे आपका जितना भी गोरखाओं का रूल रहा है, ये काफ़ी अत्याचारपूर्ण रहा है। ये आपका 20 वर्ष ईयर आपका कुमाऊं पे रहा और 10 साल आपके इन्होंने गढ़वाल पे राज किया, और यहाँ पे इन्होंने बहुत अत्याचार किया था लोगों के ऊपर। तो इस अत्याचारी शासन को, तो इस रूल को क्या बोलते हैं वहाँ की लोक भाषा में, गोरखख्याली बोला जाता है इसको। तो ये याद रखिएगा कि गोरखख्याली किसको बोला जाता है, कि जो गोरखाओं ने यहाँ पे राज किया, काफ़ी अत्याचार लोगों पे किया, तो उसको लोक भाषा, लोकल डायलेक्ट में बोला जाता है गोरखख्याली। फिर उसके बाद है अंग्रेजी शासन के बारे में देखते हैं कि 1815 में कुमाऊं पर अधिकार करने के बाद अंग्रेज़ों ने टिहरी रियासत को छोड़कर अन्य क्षेत्रों को नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाकर इन्होंने उत्तरी पूर्वी प्रांत का भाग बना दिया। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट प्रोविंस का पार्ट बना दिया गया था। और इस क्षेत्र के लिए प्रथम कमिश्नर किसको नियुक्त किया गया, कर्नल गार्डनर, 1815 में। तो ये इम्पॉर्टेंट है, कर्नल गार्डनर, इन्हीं के साथ संधि हुई थी और इन्हीं को बाद में प्रथम कमिश्नर बना दिया गया इस क्षेत्र का। तो ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद हुआ कि प्रशासनिक सुविधा के लिए कुमाऊं जनपद का गठन किया गया और गढ़वाल नरेश से लिए गए क्षेत्र को कुमाऊं का एक परगना बना दिया, क्योंकि भाई जो आपके नरेश थे, प्रद्युमन शाह के बेटे थे सुदर्शन शाह, इन्होंने अंग्रेज़ों से सहायता ली थी गोरखाओं से लड़ने के लिए, लेकिन कोई भी सहायता क्या होती है, फ्री नहीं ली जाती। तो इन्होंने उसके बदले में क्या दिया था, अंग्रेज़ों को कई सारा क्षेत्र दिया था। तो उस क्षेत्र को इन्होंने किसमें, कुमाऊं का एक परगना बना दिया, और देहरादून, जबकि जो देहरादून था उसको सहारनपुर जनपद में सम्मिलित कर दिया। तो देहरादून को इन्होंने सहारनपुर में इंक्लूड कर दिया, ये 1817 में। फिर इसके बाद है जो अंग्रेजी राज के आरंभ में उत्तराखंड 2 राजनीतिक प्रशासनों में गठित हो गया। पहला आपका था कुमाऊं जनपद और दूसरा टिहरी गढ़वाल। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अभी जो करंट में आपका जो उत्तराखंड है वो 2 डिवीज़न में है, कुमाऊं पहला है और दूसरा आपका गढ़वाल रीजन। और उत्तराखंड में जो आपके डिस्ट्रिक्ट हैं वो कितने हैं, 13। तो पहला आपके जो कुमाऊं है, कुमाऊं में आपके 6 ज़िले होते हैं और गढ़वाल में आपके 7 हैं। तो इसके बारे में हम लोग एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे जब उत्तराखंड का एक प्रशासनिक ढांचा के बारे में पढ़ेंगे पूरा। तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कितने ज़िले हैं, कितने ब्लॉक हैं, ये सारे रिजर्व सीटें, तो पूरा प्रशासनिक ढांचा के बारे में एक
सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो उसके आगे देखते हैं कि 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर कहाँ पौड़ी लाकर पौड़ी गढ़वाल नामक नए जनपद का गठन किया, वहीं पे इसको बना दिया गया। ठीक, 1840 में। 1854 में नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया। तो ये याद रखिएगा, 1854 में यथास्थिति अभी भी बनी हुई है। कुमाऊं का मुख्यालय क्या है, अभी भी नैनीताल ही है, और ये 1854 से कंटिन्यूसली ऐसा ही चल रहा है। तो 1854 में इसको डिवीज़न बनाया गया था। 1854 से 1891 तक कुमाऊं कमिश्नरी में कुमाऊं और पौड़ी गढ़वाल ज़िले शामिल थे। ठीक है, आगे देखते हैं। 1891 में कुमाऊं को अल्मोड़ा व नैनीताल नामक 2 जिलों में बांट दिया गया। तो कुमाऊं को कौन से 2 जिलों में बांटा गया, अल्मोड़ा और नैनीताल। स्वतंत्रता तक कुमाऊं मंडल में केवल यही 3 जिले थे। कुमाऊं मंडल में आपके कौन कौन से जिले थे, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा और नैनीताल। ठीक है, जबकि टिहरी गढ़वाल एक रियासत के रूप में था। 1891 में आपका राज्य से नॉन रेगुलेशन प्रांत सिस्टम को भी समाप्त कर दिया गया, नॉन रेगुलेशन प्रांत सिस्टम। फिर 1902 में क्या हुआ, आपका संयुक्त प्रांत। 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का गठन कर उत्तरांचल के क्षेत्र को इसी में मिला दिया गया। तो अब किस में मिला दिया गया, संयुक्त प्रांत में। ठीक है, 1937 से यह संयुक्त प्रांत और जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश का अंग बन गया था। देखिए, उत्तराखंड जो स्टेट है ये आपका सन 2000 में ये यूपी से अलग हुआ है। 9 नवंबर 2000 इसको क्या किया, उत्तराखंड से अलग कर दिया गया, ये एक पृथक स्टेट कर दिया गया। तो यहाँ पे ये पहले उत्तरांचल नाम से जाना जाता था, बट 2007 में इसको उत्तराखंड में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये आपको याद रखना, इसके बारे में हम लोग फिर से एक वीडियो बनाएंगे। फिर आगे देखते हैं कि आपका जो स्वतंत्रता आंदोलन था, चल रहा था, उसमें उत्तराखंड का कितना पार्टिसिपेशन था, किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इसके ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में उत्तराखंड स्पेसिफिक ज़रूर पूछता है, उत्तराखंड के एग्ज़ाम में। तो पहला है आपका 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में आपका जो राज्य था उसमें क्या इफेक्ट पड़ा। तो आपका 1857 क्रांति में राज्य में बहुत ज़्यादा असर नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि अन्यायपूर्ण गोरखा शासन की अपेक्षा लोगों को अंग्रेज शासन उदारवादी लग रहा था। देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो कुमाऊं और गढ़वाल पे गोरखाओं ने इतना ज़्यादा अत्याचार किया था, लोगों को मारा पीटा, उनको मतलब उनका शोषण किया। तो उससे लग रहा था कि जो आपका अंग्रेज इंग्लिश रूल है, ब्रिटिश रूल है, वो वहाँ के लोगों को उससे बेटर लग रहा था। इसीलिए यहाँ पे 1857 की क्रांति में इन लोगों ने ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। दूसरा था आपका जो कुमाऊं के कमिश्नर थे रेमजे, काफ़ी कुशल और उदार शासक थे। तो ये वहाँ लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं करते थे, इसलिए लोग इनके शासन से खुश थे कि हाँ ठीक है, हम लोग अभी खुश हैं। थर्ड था आपका टिहरी नरेश की अंग्रेज़ों के प्रति भक्ति थी। और थर्ड आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपके टिहरी के नरेश थे सुदर्शन शाह। तो ये क्या थे, इनका ब्रिटिश रूल के प्रति लॉयल्टी थी, मतलब ये उनके बिल्कुल गुण गाते थे, भक्ति थी। तो इसीलिए यहाँ के लोग, जब राजा नहीं पार्टिसिपेट कर रहा तो जनता कैसे करती। फोर्थ था राज्य में शिक्षा, संचार तथा यातायात के साधनों में कमी थी। और दूसरा था कि देखिए, आप किसी भी मूवमेंट या किसी भी लड़ाई में जब पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ की ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो अब उत्तराखंड देख ही रहे हैं कि वहाँ पे लैंड भी टेरेन नहीं है, पूरी प्लेन लैंड नहीं है। तो इन सब की वजह से ट्रांसपोर्टेशन की कमी थी, इसीलिए वहाँ के लोग इस वजह से और पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। फिर भी उसके बाद भी क्या हुआ, आपके छोटे मोटे जो आंदोलन होते थे वो हुए थे। तो पहला आपका चंपावत जिले के बिसुंग गांव के कालू सिंह महरा ने कुमाऊं क्षेत्र में गुप्त संगठन क्रांतिवीर बनाकर अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन चलाया। अब ये याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये चंपावत जिले के बिसुंग गांव के कालू सिंह मेहरा ने। ठीक है, किसने चलाया, कालू सिंह मेहरा ने क्या चलाया, गुप्त संगठन बना के।
ठीक है, तो इसलिए इनको क्या बोला जाए, उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव प्राप्त है। तो आपका क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसको बोला जाता है, तो आंसर विल बी कालू सिंह मेहरा। और कहाँ पे चला है इन्होंने, चंपावत जिले के बिसुंग गांव, लोहाघाट गांव में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि देखिए नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन जरूर आता है। अभी हम लोगों ने एपीओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसके बाद हम लोग पीसीएस और ये सब क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो उसमें देखिएगा कि कहाँ कहाँ से एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आपका नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन जरूर होते हैं। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपका कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी में 17 सितंबर 1857 को राज्य में के लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर अधिकार कर लिया था। तो कुमाऊं क्षेत्र में क्या हुआ, 17 सितंबर 1857 में लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पे कब्जा कर लिया था। तो जिस पे अंग्रेज़ों ने बड़ी मुश्किल से फिर से कब्जा किया था और दोबारा से कब्जा कर पाए थे, और इसमें कई सारे क्रांतिकारियों की जान भी गई थी। फिर 1857 के बाद क्या हुआ, 1857 के बाद राज्य में आर्य समाज हुआ और अन्य संगठनों द्वारा सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स तथा शिक्षा के प्रयासों से लोगों में राजनीतिक चेतना का विस्तार हुआ। ठीक है, तो कहते हैं ना कि कलम से ही क्रांति आती है। तो 1857 के बाद क्या हुआ, यहाँ पे आर्य समाज के द्वारा या अन्य ऑर्गेनाइजेशन थी, उनके द्वारा यहाँ पे धार्मिक सामाजिक सुधार किए गए तथा एजुकेशन का प्रचार किया गया, जिससे लोगों में क्या हुआ, एक राजनीतिक चेतना का विकास हुआ, जिससे फिर लोग बाद में विरोध करने लगे अंग्रेजी शासन का, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। तो ये 1857 के बाद हुआ। 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई, 1870 में डिबेटिंग क्लब। तो ये फैक्चुअल है, ये सब आपको देखिए याद रखना पड़ेगा। डिबेटिंग क्लब कब स्थापित किया गया, 1870 में, और ये अल्मोड़ा में किया गया। और 1871 में क्या हुआ, अल्मोड़ा अखबार प्रकाशन होता था यहाँ पे, और यहाँ बेसिकली अल्मोड़ा अखबार जो था यहाँ से प्रकाशित हुआ, और ये इसकी वजह से लोगों में कुमाऊं क्षेत्र में काफ़ी राजनीतिक चेतना हुई। फिर है आपका 1886, 1866 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के दूसरे सम्मेलन में कुमाऊं क्षेत्र के ज्वाला दत्त जोशी सहित 2 नेताओं ने भाग लिया था। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना होगा आपको, कि देखिए पूछ लेता है कि 1886 के कलकत्ता सेशन में उत्तराखंड के किन नेताओं ने पार्टिसिपेट किया था। तो आपका आंसर होगा ज्वाला दत्त जोशी। 1886 में कलकत्ता में आपका अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो जैसे 1885 में, जैसे आपको पता है, ये सब वीडियो बना चुके हैं कांग्रेस सेशन के ऊपर, इम्पोर्टेंट जो भी आपके कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं, तो इन पे एक सेपरेट वीडियो आप जाके देख लीजिएगा। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। ये कहाँ पे हुई थी, ये बॉम्बे में हुई थी। और उस वक्त आपके जो वॉइस आए थे वो लॉर्ड डफरिन थे। तो ये भी याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन के टाइम पे इस कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये किसके द्वारा की गई थी, ए.ओ. ह्यूम। और ये एक अंग्रेजी मतलब ब्रिटिश ऑफिसर थे, ये बाद में रिटायर्ड हुए, उनके प्रयासों के द्वारा, ए.ओ. ह्यूम के प्रयासों के द्वारा 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो उत्तराखंड से किसने पार्टिसिपेट किया था, ज्वाला दत्त जोशी ने। नेक्स्ट है आपका 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में उत्तराखंड के राजनीतिक मंच पर पंडित गोविंद बल्लभ पंत का प्रवेश हुआ। ठीक है, और राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए 1903 में हैप्पी क्लब के नाम से इन्होंने संस्था बनाई थी। तो हैप्पी क्लब इस्टेब्लिश किया गया 1903 में। फिर आगे है कि बंगाल विभाजन, देखिए आपका जो बंगाल पार्टीशन हुआ था वो कब हुआ था, 1905 में हुआ था। और बंगाल पार्टीशन किसके समय पे हुआ था, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, है ना। तो ये आपको याद रखना है, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हमारा बंगाल विभाजन हुआ था। और ये क्यों हुआ था, क्योंकि आपका देखिए जो कोलकाता था, बंगाल था, वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी हुए थे, और वो मतलब क्रांतिकारियों का एक गढ़ होता था पूरा, क्योंकि लोग वहाँ पे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, और वहाँ पे इसीलिए बंगाल के इन्होंने
डिवाइड कर दिया कि वहाँ से आपकी जो क्रांतिकारी जो आंदोलन करते रहते हैं जिससे उनमें कमी आ सके। तो 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो देश भर में चलने वाले बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन का राज्य में व्यापक असर रहा। स्वदेशी आंदोलन भी उस टाइम चलाता है ना, तो जितने भी विदेशी चीज़ें थी उनको उनका त्याग कर दिया, हम लोगों ने उनको छोड़ना शुरू कर दिया, तो उनका विरोध करना शुरू किया। फिर क्या था, सरकार की वन नीति के विरोध में अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल जनपदों में 1911 से 17 के बीच में व्यापक जन आंदोलन चला। ठीक है, तो 11 से 17 के बीच में आपका क्या चला, वन नीति के विरोध में एक आंदोलन चलाया गया। आगे है आपका राज्य में राजनीतिक चेतना के प्रसार तथा आंदोलन को संगठन चलाने के लिए कुमाऊं क्षेत्र में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1912 में, 1912, 1912 में आपका अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना की गई। तिलक और बेसेंट द्वारा 1914 में शुरू किए गए होम रूल आंदोलन से प्रेरित होकर विक्टर मोहन जोशी और बद्रीनाथ पांडे, चिरंजी लाल, हेमचंद्र, तो ये आपको नाम याद रखना है, विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे और चिरंजी लाल हेमचंद, इन्होंने क्या किया, राज्य में होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। ठीक है, और देखिए ये आपका जो होम रूल मूवमेंट शुरू हुआ था ये आपका 1916 से हुआ था, 1916 से। एनी बेसेंट जो आपकी थियोसॉफिकल सोसाइटी की मेंबर थी, बाद में उसकी चेयरमैन भी बन गई थी। तो देखिए सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स हैं, आप एनी बेसेंट का भी थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक सेपरेट वीडियो बना है, उसको भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। फिर आगे देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1916 में गांधी जी देहरादून की यात्रा पे भी गए थे। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि गांधी जी देहरादून आए थे, नहीं आए थे, किस सन में आए थे। तो ये आपका 1916 के बाद गांधी जी देहरादून भी आए थे। आगे है, राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा शैक्षणिक समस्याओं पर विचार करने के लिए गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीनाथ पांडे नेताओं के प्रयास से 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन हुआ। ठीक है, तो कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ, 1916 में। ये चीज़ आपको याद रखना। और किसके द्वारा, किन, ये गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्री दत्त पंड के द्वारा हुआ। आगे है आपका नेक्स्ट कि देखिए यह परिषद जो था कुली बेगार, कुली उतार, जंगलात कानून, बंदोबस्त प्रणाली आदि स्थानीय समस्याओं के साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो कौन कौन से आंदोलन में इन्होंने निभाई, कुली बेगार, कुली उतार और जंगलात कानून और बंदोबस्त प्रणाली। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट के विरोध में परिषद ने विरोध प्रदर्शन किया और सभाएं आयोजित की थी। रॉलेट एक्ट आपका जो आया था ये 1919 में आया था, 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, जिसको क्या बोला जाता है, नो दलील, नो वकील और नो अपील वाला कानून, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की अपील नहीं होती थी, ना वकील कर सकते थे, और तो इसको नो दलील, नो वकील, नो अपील वाला कानून बोला जाता है 1919 में, जो कि आया था। और 1926 में आपका जो विलय हुआ था, विलय हो गया था इस पार्टी का। आगे है, जैसा कि ऊपर बताया कि गढ़वाल क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन अपेक्षाकृत बाद में शुरू हुआ। 1918 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल अनसुईया प्रसाद बहुगढ़ा के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस आगे देखते हैं, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था। और इन दोनों नेताओं ने 1919 में अमृतसर कांग्रेस में भी भाग लिया था। देखिए 1919 में क्या हुआ था, अमृतसर में अधिवेशन हुआ था। ये याद रखिए, मैंने बोला कि जो भी आपके इम्पोर्टेंट कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बने हुए हैं। तो 1919 का जो अधिवेशन हुआ था ये आपका कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था। और क्यों हुआ था अमृतसर में, क्योंकि 1919 में एक घटना घटी थी जिसको हम लोग बोलते हैं जलियांवाला कांड, जलियांवाला मैसेकर। तो इसीलिए वहाँ पे एक कांग्रेस का अधिवेशन वहाँ पे किया गया था और वहाँ पे इन नेताओं ने पार्टिसिपेशन लिया था। तो ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में किसने भाग लिया था उत्तराखंड से। या
नेक्स्ट है आपका आगे 1920 में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में राज्य के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। अब असहयोग आंदोलन कब आया आपका 1920 में। 1920 में असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था और ये गांधी जी का सबसे पहला इंडिया में मास मूवमेंट था। ऐसा नहीं है कि ये पहला आंदोलन था, इससे पहले आपका चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ये भी गांधी जी के द्वारा ही किए गए थे, बट ये मास मूवमेंट नहीं था। यहाँ असहयोग आंदोलन में इस मूवमेंट से पूरे देश के लोग जुड़े हुए थे, तो ये सबसे पहला मास मूवमेंट था और 1920 में ये शुरू हुआ था। और ये किसके विरोध में हुआ था? ये आपका अमृतसर में जो जलियांवाला कांड हुआ था उसके विरोध में इसकी शुरुआत की गई थी। और आंदोलन में और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि 1920 में जब असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया 1 अगस्त 1920, तो ये याद रखिए कि इसके साथ ही एक दुखद घटना हुई थी कि आपके जो बाल गंगाधर तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, इनकी क्या हो गई थी? उसी दिन डेथ हो गई थी। तो ये भी पूछा जा सकता है या क्रोनोलॉजी कभी कभी पूछ लेता है, तो आपको पता होगा 1920 में तिलक जी की मृत्यु हो गई, तो इजी हो जाता आंसर। आंदोलन के दौरान ही 1921 में बद्री दत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजीव लाल के नेतृत्व में कुमाऊं मंडल के 40,000 स्वतंत्रता सेनानियों ने बागेश्वर में सरयू के तट पर कुली बेगार ना लेने की शपथ ली थी। ठीक, तो आपका क्या हुआ? कुमाऊं मंडल से असहयोग आंदोलन के समर्थन में 40,000 सेनानियों ने पार्टिसिपेशन लिया था और आपका किसको? कुली बेगार ना करने की शपथ ली थी और इससे संबंधित सभी रजिस्टर नदी में बहा दिए गए। कुली बेगार एक आंदोलन था, इसको आगे पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली जान लीजिए कुली बेगार में था कि अंग्रेज अगर कहीं जाते थे, उधर इस एरिया में आते थे, तो यहाँ के जो गांव के लोग होते थे उनको क्या करना पड़ता था? उनका जो सामान होता था उसको उठाना पड़ता था और इसीलिए इसको कुली बेगार का नाम दिया गया था। और यहाँ पे इन सब के रजिस्टर मेंटेन होते थे, तो इन्होंने क्या किया था? सभी रजिस्टरों को नदी में फेंक दिया। आगे देखते हैं 14 जून से 2 जुलाई 1929 तक गांधी जी और नेहरू के कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी, भवाली, ताड़ीखेत, बागेश्वर व कौसानी आदि स्थानों पर कई सभाएं की। तो देखिए 1929 तक गांधी जी और नेहरू जी ने इस क्षेत्र में काफ़ी सारी सभाएं की गई थी और कौसानी में अपने प्रवास 12 दिन के दौरान गांधी जी ने अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी। अब ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में पूछा गया है। देखिए जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन आंसर, तो तब देखिएगा कि ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में पूछा गया कई बार। तो कौसानी में इन्होंने क्या किया? गांधी ने अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी थी और कौसानी को इन्होंने क्या कहा? भारत का स्विट्जरलैंड कहा। ठीक है, भारत का स्विट्जरलैंड कौसानी को बोला गया इनके द्वारा। आगे है 16 से 24 अक्टूबर 1929 तक गांधी जी ने गढ़वाल क्षेत्र में कई सभाएं की थी। ठीक, 26 जनवरी 1930 को टिहरी रियासत को छोड़कर पूरे उत्तराखंड में जगह जगह पर तिरंगा फहराया गया और कई स्थानों पर नमक बनाया गया 1930 में। और साबरमती से दांडी तक महात्मा गांधी के साथ 78 सत्याग्रही में 3 आपके कहाँ के थे? उत्तराखंड के थे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको भी याद रखिएगा। पहली चीज़ है 1930 में हमारा क्या? सॉल्ट सत्याग्रह, जिसको दांडी मार्च बोला जाता है ना, ये शुरू हुआ था। तो यहाँ पे आपका जो साबरमती से दांडी तक की यात्रा जो की गई थी उसमें उत्तराखंड के 3 लोगों ने पार्टिसिपेट भाग लिया था। तो इनके नाम जरूर याद रखिएगा कि ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और गोरखावीर खड़क बहादुर। तो ये आपके कहाँ के थे? उत्तराखंड के थे। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि दांडी मार्च में उत्तराखंड के कौन सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भाग लिया था गांधी के साथ? तो आपका आंसर होगा ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और गोरखावीर खड़क बहादुर। फिर आपका ब्रिटिश गढ़वाल में पहला राजनीतिक सम्मेलन कब हुआ? 1930 में हुआ और
स्वतंत्र दुगड्डा में आंदोलन की रूपरेखा स्वतंत्रता सेनानी पंडित धनीराम मिश्र के राष्ट्रीय होटल में तय की जाती थी। तो आपका राजनीतिक सम्मेलन कहाँ पर हुआ? 1930 में दुगड्डा में हुआ था। ठीक है, तो दुगड्डा के ही आपके कौन थे स्वतंत्रता सेनानी? पंडित धनीराम मिश्र। और ये जो भी आपकी नीति, जो भी पॉलिसी बनाई जाती थी, कोई रूपरेखा तैयार की जाती थी, वो उनके राष्ट्रीय होटल में तय की जाती थी। यह होटल 1942 तक आंदोलनकारियों का मुख्य स्थल था, लेकिन अब यह अमूल धरोहर खंडर में बदल चुका है। तो 1940 तक इसको स्वतंत्रता सेनानी अपने यूज में, आंदोलनकारी इसको यूज करते थे। आगे आपका 23 अप्रैल 1903 को पेशावर में गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। ठीक है, इस घटना को क्या बोला गया? पेशावर कांड। पेशावर कांड नाम से यह घटना फेमस हुई थी। तो आपको क्या है, 1930 में यह क्या हुआ था? चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में इन्होंने निहत्थे जो अफगानी स्वतंत्रता सेनानी थे उन पे गोली चलाने से मना कर दिया। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है कि पेशावर कांड कब हुआ था? 1930 में हुआ था। तो इसको पेशावर कांड की उपाधि दी गई। इसके आगे देखते हैं। पेशावर कांड से प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू ने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की। तो गढ़वाल दिवस मनाया गया। फिर उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन में भी राज्य के अनेक युवाओं ने सक्रिय आंदोलन लिया था। 1930 में गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड में भवानी सिंह सहित कई राज्य के युवक थे। तो ये भी याद रखिएगा कि जो भी आपके उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ था जिसमें गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड, इसमें भवानी सिंह ने हिस्सा लिया था। फिर आपका जो सोमेश्वर अल्मोड़ा के नज़दीक चनौदा में 1937 में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना हुई थी, जिससे वह राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। 2 सितंबर 1942 को कमिश्नर ने वहां मौजूद कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर गांधी आश्रम पे ताला लगा दिया 1942 में। और ये किसके प्रयासों से बना था? शांतिलाल त्रिवेदी। तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा। देखिए, पूरा रटना ही पड़ेगा आपको। आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में उत्तराखंड की क्या भूमिका रही है? तो ये देखते हैं। अगस्त 1942 में उत्तराखंड में भी जगह जगह प्रदर्शन हुआ। देखिए 1942 में क्या हुआ? शुरुआत हुई किस आंदोलन की? भारत छोड़ो। और यहाँ पे गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का। करो या मरो, ये 1942 में गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो का। तो यहाँ पे जो आपका देघाट अल्मोड़ा में पुलिस ने आंदोलनकारियों पे गोली चलाई थी, देघाट अल्मोड़ा, और जिसमें हीरामढ़ी, हरिकृष्ण, बद्रीदत्त वदा कांडपाल शहीद हो गए। तो ये आप नाम याद रखिएगा कि 1942 में प्रदेश के कौन से स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए? हरिकृष्ण, बद्रीदत्त, कांडपाल, हीरामढ़ी। आगे है अल्मोड़ा के धामदो सालम में 25 अगस्त 1942 को सेना व जनता के बीच पत्थर व गोलियों का युद्ध हुआ। इस संघर्ष में 2 प्रमुख नेता टीका सिंह व नरसिंह धानक शहीद हो गए थे। फिर आपका सालम की भांति सल्ट क्षेत्र में भी 5 सितंबर 1942 को खुमाड़ नामक स्थान पर, देखिए ये आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सल्ट क्षेत्र में 5 सितंबर 1942 में खुमाड़ नामक स्थान पर ब्रिटिश सेना ने जनता पे गोलियां चलाई थी, जिसमें आपके गंगाराम और खीमादेव ये दोनों सगे भाई थे। इनकी मृत्यु हो गई थी। और गोलियों से बुरी तरह घायल चूड़ामणि और बहादुर शाह ये दोनों भी कुछ दिन बाद शहीद हो गए थे। और स्वाधीनता आंदोलन में सल्ट की भूमिका के लिए इसे महात्मा गांधी ने कुमाऊं का बारदोली कहा। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्वेश्चन आया है कई बार कुमाऊं का बारदोली आंदोलन चला था ना, तो कुमाऊं का बारदोली किसको बोलते हैं? ये आपका सल्ट क्षेत्र में हुआ था। तो आज भी खुमाड़ में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा।
आगे है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नैनीताल व चामोली के डाक बंगले, कई सरकारी इमारतों को जला दिया गया था। ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सिलांगी गढ़वाल में सदानंद कुकरेती ने राष्ट्रीय विद्यालय खोला। देवकी नंदन पांडे एवं भागीरथ पांडे ने ताड़ी क्षेत्र में प्रेम विद्यालय की स्थापना की थी। तो ये भी हो गया। अब महिलाओं की भूमिका क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में, नेशनल मूवमेंट में महिलाओं की क्या भूमिका रही है उत्तराखंड की। तो इसमें है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उत्तराखंड की महिलाएं भी देखिए एक्टिव रूप से पार्टिसिपेशन किया था। इस दौरान आपकी जो कुंती वर्मा है, पद्मा जोशी, कुंता देवी रावत, दुर्गावती पंत, तुलसी देवी भावत, रेवती देवी, शकुंतला देवी, ये क्या थी, इम्पॉर्टेंट महिलाएं थी जिन्होंने सक्रिय रूप से नेशनल मूवमेंट में भाग लिया था। और नमक आंदोलन के दौरान आपकी कौन कौन, नैनीताल में विमला थी, जानकी, भागीरथी, शकुंतला, सावित्री, पद्मा जोशी, ये काफ़ी सक्रिय रही। तो ये नाम पूछ सकता है कि मान लीजिए कि विमला जो थी किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी, तो आंसर विल बी नमक सत्याग्रह। और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है, तो ये आपको नाम याद करना पड़ेगा। और नमक सत्याग्रह के समय ही अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर विष्णी देवी शाह के नेतृत्व में, अब आप इसका नाम याद रखिए, विष्णी देवी शाह के नेतृत्व में कुंती वर्मा, जीवंती, मंगला व रेवती आदि महिलाओं ने तिरंगा फहराया। ठीक है, देखिए नाम जरूर याद रखिएगा कि देखिए नमक सत्याग्रह का अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पे ना विष्णी देवी शाह के नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया था महिलाओं के द्वारा। तो ये कुंती वर्मा, जीवंती, मंगला तथा रेवती। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता आंदोलन के में महिलाओं के बढ़ते योगदान को दबाने के लिए 1932 में राज्य की 8 महिलाओं को फतेहगढ़ जेल तथा पद्मा जोशी को लखनऊ जेल में भेजा गया और कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया। तो ये भी याद रखिएगा कि फतेहगढ़ जेल में 8 महिलाओं को और पद्मा जोशी को लखनऊ जेल में भेज दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो मालती देवी थी, उनके नेतृत्व में क्या हुआ था, देश सेवक संगठन, सॉरी एक सेकंड, तो उनके नेतृत्व में देश सेवक संगठन से संबद्ध विद्या देवी, कुंती देवी आदि महिलाओं ने रेल संपत्ति को काफ़ी क्षति पहुंचाई थी और इनके लिए इनको कितना 15 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी। नेक्स्ट है आपका 1941 में गांधी जी ने अपनी विदेशी शिष्या सरलाबेन जो कि इंग्लैंड मूल की थी, जिनका पूर्व नाम हाइलामन, को अल्मेड़ा भेजा। देखिए गांधी मूवी देखेंगे तो कई बार जो उनके साथ हमेशा बनी रहती हैं उन्हीं को वही हैं सरलाबेन। तो ये कहाँ की थी, इंग्लैंड मूल की थी और उन्होंने कोसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी। लक्ष्मी आश्रम की इन्होंने स्थापना की थी और इस आश्रम में क्या था, कताई बुनाई के साथ महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भी तैयार किया गया था। तो इन्होंने क्या था, जो आपका कताई बुनाई थी, इनको महिलाओं को मतलब उसकी शिक्षा दीक्षा दी थी, उनको सिखाया था। आगे आपका पिथौरागढ़ की तुलसी देवी ने सरलाबेन की प्रेरणा से कताई बुनाई केंद्र तथा ऊन गृह उद्योग समिति के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया था। तो ये क्या था, तुलसी देवी जो थी पिथौरागढ़ की, ये सरलाबेन की, इन्होंने उससे मोटिवेट हो गया, प्रेरणा लेके कताई बुनाई केंद्र को इस्टेब्लिश किया और जो कि किस चीज़ में इम्पोर्टेंट था, महिलाओं को आत्मनिर्भर या रोजगार देने के लिए बहुत ज़रूरी था। और वह कहती थी रो नहीं आगे बढ़ो, ये उनका स्लोगन था, किसका, तुलसी देवी का। फिर आगे है आपका लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी 2 सगी बहनों कमला और बसेती ने सर्वोदय के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभाई थी, आपके सर्वोदय के प्रचार प्रसार में। फिर आपका कि गांधी जी की एक दूसरी शिष्या
दूसरी विदेशी शिष्या मीराबेन ने ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना की और महिला जागृति में अपना अमूल्य योगदान दिया। एक चीज़ यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगा, जो मैंने यहाँ बताया कि गांधी मूवी में जो आपके गांधी जी से के साथ जो महिला दिखती है उनका नाम मीराबेन था एक्चुअल में, नॉट सरलाबेन। वो भी साथ में रहती होंगी लेकिन मोस्टली टाइम आपको मीराबेन उनके साथ में दिखती थी। तो ये आपका थोड़ा इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब देखते हैं कि पत्र पत्रिकाओं का क्या योगदान रहा। देखिए, कोई भी आपका आंदोलन होता है, कोई भी प्रोटेस्ट होता है, उसमें बेसिकली पत्र पत्रिकाएं, जो अखबार होता है, न्यूज़पेपर होता है, उनका भी बड़ा योगदान होता है ना। तो देखते हैं कि क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उत्तराखंड से निकलने वाली पत्र पत्रिकाओं ने जागरूकता फैलाने का तथा आंदोलन को व्यापक बनाने में महत्वपूर्ण। तो अल्मोड़ा के डिबेटिंग क्लब द्वारा 1871 में अल्मोड़ा अखबार साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू हुआ था। हमने देखा था डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई थी और अल्मोड़ा अखबार भी पब्लिश होता था। तो इसका साप्ताहिक प्रकाशन होता था। तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि पूछ लेता है कि ये डेली न्यूज़पेपर था कि साप्ताहिक था कि मंथली था। तो ये आपका जो अल्मोड़ा अखबार था वो क्या था, साप्ताहिक प्रकाशन होता था। और इस अखबार ने राज्य में चल रहे जन आंदोलन तथा स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी, क्योंकि इसके माध्यम से लोगों में एक चेतना का प्रवाह हुआ और लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। फिर आपका 1918 के होली के अंक में संपादक बद्रीदत्त पांडे ने गज़ल के माध्यम से तत्कालीन कमिश्नर पर प्रहार किया, जिसके फिर क्या हुआ, जिस पे पेपर पर जुर्माना लगा दिया गया तथा पेपर को बंद कर दिया गया 1918 में। फिर दूसरा था अल्मोड़ा अखबार के बंद होने से सितंबर 1918 से बद्रीदत्त पांडे शक्ति नामक एक साप्ताहिक प्रकाशन करने लगे। तो ये भी याद रखिएगा कि शक्ति नामक प्रकाशन होता था, साप्ताहिक प्रकाशन अखबार का, ये किसके द्वारा होता था, बद्रीदत्त पांडे के द्वारा होता था। ये भी क्या था, एक साप्ताहिक प्रकाशन था। फिर 1901 में देहरादून में कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध गठित गढ़वाल यूनियन ने 1905 में देहरादून से पंडित गिरिजा दत्त नेथानी के संपादक तत्व में गढ़वाली नामक अखबार। तो ये बस सीधे याद रखिए कि गढ़वाली नामक अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था, ये आपके हुआ था देहरादून से, ठीक है। गढ़वाली नामक ये 1905 में शुरू किया गया था। फिर क्या था, 1939 में लैंसडाउन से भक्त प्रदर्शन तथा भैरव दत्त के संपादक तत्व में प्रकाशित कर्मभूमि तथा 1941 में देहरादून से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका युगवाणी ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया था। तो आपका क्या था, कर्मभूमि और युगवाणी जो थी आपकी मासिक पत्रिका थी। और लैंसडाउन क्या है, लैंसडाउन आपकी एक जगह भी है, उन्हीं के नाम से आपको लैंसडाउन एक अंग्रेजी अधिकारी का नाम भी था, उन्हीं के नाम पे उस जगह का नाम पड़ा था। फिर बाद में देखते हैं, आगे देखते हैं कि आज़ाद हिंद फौज में क्या भूमिका रही। आज़ाद हिंद फौज के कुल सैनिकों में से लगभग 12%, लगभग 2500 सैनिक जो थे कि केवल उत्तराखंड के थे। तो देखिए ये काफ़ी बड़ी संख्या थी जो कि उत्तराखंड से। तो सोचिए 12%, लगभग 2500 सैनिक जो थे कहाँ, सिर्फ उत्तराखंड के थे। जैसे बुद्धि सरल रावत नेताजी के निजी सहायक थे, बुद्धि सरल रावत, और पितृ सरल रतूड़ी कर्नल थे। सूबेदार लेफ्टिनेंट चंद्र सिंह नेगी को सिंगापुर स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल का कमांडर नियुक्त किया गया था। तो ये सब नाम आप थोड़ा याद रखिएगा, सारे तो नहीं, लेकिन जैसे सूबेदार लेफ्टिनेंट चंद्र सिंह नेगी, ये क्या थे, सिंगापुर स्थित जो ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल था उसके क्या थे, इनको कमांडर नियुक्त किया गया था। मेजर देव सिंह दानू ये नेताजी के अंगरक्षक बटालियन के कमांडर थे। ज्ञान सिंह विष्ट व महेंद्र सिंह जैसे वीर युद्ध शहीद हो गए थे। तो ये सब आपको याद रखना होगा। आगे देखते हैं, कुछ आपके क्या थे, अन्य जन आंदोलन थे, मतलब ये और भी आपके आंदोलन हुए। उसमें आपका सबसे पहला था कुली बेगार आंदोलन, पढ़ते हैं। तो कुली बेगार क्या था
कि देखिए जो अंग्रेज अधिकारी अगर कहीं आते जाते थे तो उनका जो सामान होता था वो गांव के लोगों को ढोना पड़ता था। तो आपका जो एक गांव वालों को उस सामान को दूसरे गांव तक पहुंचाना होता था और वहां से दूसरे गांव वाला उसको उठा के ऐसे कंटिन्यू आगे बढ़ता रहता था। तो इसको क्या बोला जाता था? कुली बेगार आंदोलन, कुली बेगार बोला गया इसको। और इसके लिए क्या होता था, गांव का जो मुखिया होता था उसके पास एक रजिस्टर होता था, वहाँ पे ये लोग नाम वाम मेंशन करते थे। तो ये क्या की थी, उत्तराखंड की जो जनता थी इसको मतलब अपने कुप्रथा के रूप में देखती थी एक और इसको अपने सम्मान के विरुद्ध मानती थी। इसीलिए यह आंदोलन सर्वतः खव्याड़ी गांव में अल्मोड़ा से शुरू हुआ, खव्याड़ी। तो ये 1921 में इसकी शुरुआत हुई थी, कुली बेगार आंदोलन। फिर क्या था, 13-14 जनवरी वो 1921 को बागेश्वर में सरयू के किनारे उत्तरयाड़ी मेले में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, चिरंजी लाल के नेतृत्व में 40,000 आंदोलनकारियों ने बेगार ना देने का संकल्प लिया था। और क्या किया था, आपके जो रजिस्टर मेंटेन होते थे उनको इन्होंने नदी में बहा दिया और यहीं से आपकी जो कुली बेगार था या ये आपकी कुप्रथा थी इसका अंत हो गया था। तो याद रखना है कि 1921 में इसको किया गया था। और कहाँ पे आपका, किस नदी में? सरयू नदी में इसको बहा दिया गया था। और बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल इनके नेतृत्व में इसको शुरू किया गया था। टिहरी राज आंदोलन क्या था? टिहरी राज आंदोलन था आपका प्रजातंत्रात्मक शासन की मांग को लेकर टिहरी सियासत में 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक से जन आंदोलन होने लगे थे। यहाँ पे क्या, लोग डेमोक्रेटिक स्टेट की मांग करने लगे। तो 1939 में देव सुमन, ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी हम जब आगे लेक्चर में पढ़ेंगे तो इसको आप सुनेंगे कई बार। देव सुमन, दौलत राम, नागेंद्र सकलानी और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के प्रयासों से प्रजामंडल की स्थापना हुई, जिससे जन जागृति में वृद्धि हुई और आंदोलन में विस्तार हुआ। और देव सुमन जो थे इस आंदोलन का क्या कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे। सुमन को जेल में डाल दिया गया और 1944 में वे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। और 25 जुलाई 1944 को 84 दिन के भूख हड़ताल के बाद क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। देव सुमन जी की इनकी मृत्यु हो गई थी। और देव सुमन की मृत्यु के बाद आंदोलन की बागडोर दौलत राम जी ने, भोलूराम नौटियाल और नागेंद्र सकलानी ने संभाला। तो ये आप याद रखिएगा, टिहरी राज आंदोलन किसके द्वारा शुरुआत किया गया, मतलब किसके नेतृत्व में? देव सुमन जी के द्वारा, ठीक है, देव सुमन। और बाद में 1944 में इनकी मृत्यु हो गई 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद। भारत के स्वतंत्र होते ही टिहरी के सकलाना में राज्य के खिलाफ विद्रोह फूट गया। 1948 में कीर्तिनगर आंदोलन से राज सत्ता हिल गई और इस आंदोलन में भोलूराम बहादुरी और नागेंद्र सकलानी शहीद हो गए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। और देखिए, आपका क्या था कि राजा मानवेंद्र शाह, ये आपका क्या है, वही जो आपका चंद्रवंश थे उसके ही राजा थे। राजा मानवेंद्र शाह ने 1949 में विलीनीकरण प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। जो आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था ना, विलय पत्र जो होता था, उस पर इन्होंने हस्ताक्षर कर दिया और 1 अगस्त 1949 को टिहरी संयुक्त प्रांत का एक जिला बन गया। तो ये आपका किस में शामिल हो गया? यूपी में या यूनाइटेड प्रोविंस में। तो ये आपका यूपी में ही बोला जाता था। फिर है आपका डोला पालकी सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ शिल्पकारों, मतलब शिल्पकार किसको बोला जाता था? दलितों को। इस आंदोलन का उद्देश्य सवर्ण दूल्हों के समान स्थिति को प्राप्त करना था। डोला पालकी बोलते हैं ना, पालकी जिसमें दुल्हन बैठ के जाती है, तो वही। तो इस आंदोलन से पूर्व राज्य में जो दलित थे उनको शादी या अन्य अवसरों पर डोला पालकी में बैठने का हक नहीं होता था, ठीक है। तो आपके जो दलित थे या शूद्र वर्ग के लोग थे उनको क्या पालकी में बैठने का हक नहीं होता था। और जो आपका उच्च वर्ण के लोग होते थे उनको सिर्फ पालकी में बैठने का हक होता। तो यह व्यवस्था केवल उच्च वर्ण के लोगों के लिए ही थी। दलित वर्ग का जो दूल्हा और दुल्हन होता था वो क्या होता था? पैदल ही जाते थे। तो इस व्यवस्था के खिलाफ किसने लड़ाई की? जयानंद भारती। तो
तो इनका नाम याद रखिएगा। जयानंद भारती के नेतृत्व में इस आंदोलन को चलाया गया और 1930 के आसपास चले आंदोलन के बाद शिल्पकार दलितों को यह अधिकार मिल गया कि वो भी अपना डोला पालकी में बैठ सकते हैं। तो डोला पालकी आंदोलन आपका किसके द्वारा चलाया गया? जयानंद भारती के द्वारा। तो ये आप याद रखिएगा। आगे है कि 1911 में जो आपके हरिप्रसाद थे, यहाँ के दलितों को इन्होंने एक शिल्पकार नामक शब्द का प्रयुक्त किया, दलितों के लिए शिल्पकार। अब आपका आगे वाला आंदोलन है सड़क आंदोलन। नेक्स्ट 1940 के लगभग गढ़वाल की जनता ने सड़क के लिए व्यापक आंदोलन शुरू किया और इसका उद्देश्य जो था, पर्पस था, गरुड़ से कर्णप्रयाग, लैंसडाउन से पौड़ी तक गाड़ी की सड़क का निर्माण करना था। ठीक है, तो ये बताया कि लैंसडाउन आपकी एक जगह भी है। तो ये बेसिकली था कि वहाँ से कनेक्टिविटी मतलब जिससे सड़क का निर्माण हो, इसके लिए ये सड़क आंदोलन चलाया गया था। कनकटा बैल बनाम भ्रष्टाचार आंदोलन। कनकटा बैल, ये अल्मोड़ा के बड़ियार रेत लमगड़ा गांव में एक बैल के दोनों कान पर फुल्ली लगाकर ऋण लिया गया। बाद में बैल के दोनों कान काटकर उसे 2 दिन बाद मरा घोषित कर बीमा की धनराशि हड़प ली गई। तो ये आपका कनकटा बैल बनाम भ्रष्टाचार आंदोलन था। और इसमें क्या हुआ था, उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई और भ्रष्टाचार के प्रतीक के रूप में उस कनकटे बैल को अल्मोड़ा, नैनीताल सहित उत्तरांचल के कई जनपदों में घुमाया गया और बैल को दिल्ली ले जाकर भ्रष्टाचार को उजागर करने का प्रयास किया था। फिर आगे है आपका कोटा खर्रा आंदोलन। कोटा खर्रा आंदोलन स्वतंत्रता के बाद किसान संगठनों के नेतृत्व में चले इस आंदोलन को राज्य के तराई क्षेत्रों में, ठीक है, तो जो आपके तराई क्षेत्र था, एक सेकंड इसको आगे बढ़ाते हैं। तो कोटा खर्रा आंदोलन कहाँ चलाया गया था? ये आपके स्वतंत्रता के बाद आपके राज्य के जो तराई क्षेत्र थे वहाँ पे सीलिंग कानून को लागू कराकर भूमिहीन तथा किसानों को भूमि वितरण कराना था। क्योंकि देखिए जैसे ही आपका देश आज़ाद हुआ था तो सबसे पहला जो रिफॉर्म हुआ था, रिफॉर्म लाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, वो आपका क्या, लैंड सीलिंग एक्ट। तो जिसमें क्या था कि जो आपके भूमिहीन किसान थे या जो जिन किसानों के पास ज़मीन नहीं थी उनको, और जिन जमींदारों के पास ज़्यादा ज़मीन थी, बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, उनसे लेकर जो भूमिहीन किसान थे उनको बांटना था। तो इसी के लिए यहाँ पे क्या चलाया गया, कोटा खर्रा आंदोलन। फिर नेक्स्ट है आपका शराब विरोधी आंदोलन। शराब विरोधी में क्या था कि जो पुरुषों के द्वारा शराब के सेवन से सर्वाधिक दुष्परिणाम महिलाओं को ही भुगतना पड़ता था। तो क्या था कि राज्य की जो महिला संगठन थे उन्होंने नशा मुक्ति के लिए उत्तराखंड में एक आंदोलन छेड़ दिया। तो इसी के देखते क्या हुआ, बीच बीच में यहाँ पे उत्तराखंड में शराब बंद हुई और फिर उसको लागू कर दिया गया, इस तरह चलता रहा। तो ये था शराब आंदोलन। 1984 में उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने इस आंदोलन का नेतृत्व संभालते हुए नशा नहीं रोजगार दो का नारा लगाया। तो ये भी याद रखिएगा, किसने संभाला, उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी, और नशा नहीं रोजगार दो का नारा दिया। फिर आपका आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1984 में आपके अल्मोड़ा, नैनीताल आदि जिलों में सरकार ने शराबबंदी शुरू कर दी, मतलब लागू कर दी थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसको फिर से दोबारा से इसको बिक्री होना शुरू हो गई इसकी। फिर है आपका विश्वविद्यालय आंदोलन। यहाँ पे स्वतंत्रता के बाद राज्य में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए छात्रों ने आंदोलन किया। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जैसे ही देश आज़ाद हुआ, लोगों ने कहा कि अब हमें पढ़ना लिखना है, तो यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी की डिमांड करने लगे और स्टूडेंट ने आंदोलन किया। तो आंदोलन को देखते हुए जो आपके एनडी तिवारी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में 55-56 में विश्वविद्यालय संबंधी एक प्रस्ताव रखा था। एनडी तिवारी आपके क्या, स्टेट के फर्स्ट सीएम भी थे शायद क्या थे। जब उत्तराखंड अलग हुआ था तो उत्तराखंड के जो पहले सीएम बने थे वो आपके एनडी तिवारी ही थे, नारायण दत्त तिवारी। फिर आपका था सरकार नैनीताल में एक विश्वविद्यालय खोलने के लिए मन बनाना शुरू किया। तो गढ़वाल के लोग
गढ़वाल क्षेत्र के लोग थे, उनने भी आंदोलन शुरू कर दिया। और कुमाऊँ फिर क्या हुआ, मतलब गढ़वाल के लोग आंदोलन करने लगे कि यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की जाएगी तो गढ़वाल क्षेत्र में की जाएगी, और कुमाऊँ मंडल के लोग अपने क्षेत्र में करने लगे। तो इस प्रकार ये दोनों जगह शुरू हो गया। फिर बाद में क्या हुआ कि बाद में एन डी तिवारी ने इन दोनों क्षेत्रों में एक एक अलग अलग यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया गया, है ना। तो जिसमें आपको अलग अलग इस्टेब्लिश किया गया था। तो 1973 में से कुमाऊँ विश्वविद्यालय की स्थापना नैनीताल में हुई तथा गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना आपके श्रीनगर में हुई। तो ये आपका था उत्तराखंड जीएस स्पेसिफिक। और ये देखिए हर एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उत्तराखंड पीएससी के लिए स्टेट, उत्तराखंड के कोई भी एग्ज़ाम है, आपका एपीओ का एग्ज़ाम हो या फिर आपका स्टेट पीएससी हो उत्तराखंड का, आरओ एआरओ हो या इससे लोअर एग्ज़ाम भी हो ट्रिपल एससी के, तो वहाँ भी ये आपके इन्हीं सबसे आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग उत्तराखंड के प्रशासनिक ढांचे के बारे में पढ़ेंगे, रेवेन्यू पुलिस सिस्टम पढ़ेंगे वहाँ का, तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, आज का लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।